आज हम लोग टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम के प्रोग्राम को बनाने वाले हैं। ये हम सी लैंग्वेज में बनाएंगे। कोड ब्लॉक्स पे हम ये प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं। तो फाइल पे आए, न्यू पे जाएंगे और हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एम्प्टी फाइल। अब हम अपने कोड को यहाँ पे टाइप करने वाले हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम सी लैंग्वेज में है तो हम सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल ऐड करेंगे। हेडर फाइल हम ऐड करने के लिए लिखेंगे हैश, मैं इसको थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h। ये है हमारा सी लैंग्वेज का हेडर फाइल। उसके बाद हमें यहाँ पे अपने फंक्शन को डिफ़ाइन करना है। फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। हमने अपने फंक्शन का नाम दिया है टावर। उसके बाद हम यहाँ पे इसके पैरामीटर्स लिखेंगे। पैरामीटर्स हमारे टावर ऑफ हैनोई प्रॉब्लम में कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। पहला होता है एक इंटीजर जो कि नंबर ऑफ रिंग्स बताता है, एंड उसके अलावा 4 टावर्स के नाम। क्योंकि ये नाम है तो हम यहाँ पे एक कैरेक्टर यूज़ करेंगे, कैर। उसके लिए हम बिगनिंग टावर को नाम दे देते हैं फ्रॉम, कैर। ऑक्सिलरी टावर का नाम दे देते हैं AUX, और फिर लास्ट वाले टावर को, डेस्टिनेशन टावर को नाम दे देते हैं 2। अब हमें यहाँ पे इसकी बॉडी लिखनी होगी, तो हमने कर्ली ब्रेस से स्टार्ट किया। अब देखो, जो फंक्शन होते हैं उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो उसका नाम होता है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया। उसके सारे पैरामीटर्स वो भी हमने पास कर दिया। उसके अलावा एक रिटर्न टाइप होता है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है हमारे लिए? ये फंक्शन हमें रिटर्न करके कुछ भी नहीं दे रहा, ये बस एक मैसेज को प्रिंट करेगा जो कि हम उसकी बॉडी में लिखेंगे। तो इस कारण से इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा वॉइड। ठीक है, अब हम इसके बॉडी पे आते हैं। बॉडी में हमें ये देखना होगा कि यूज़र ने अगर सिर्फ हमें एक ही रिंग दिया है तो उसको मूव करवाना है। तो सिंपल एक रिंग मूव कराने के लिए हम क्या कंडीशन लिखेंगे? इफ़ पैरेंथेसिस एंड डबल इक्वल टू 1। यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज़ किया है इक्वालिटी के लिए। अगर यूज़र ने सिर्फ एक ही रिंग दिया है तो हमें यहाँ पे उस रिंग को मूव कराना है। तो हम मैसेज लिखेंगे प्रिंटफ मूव डिस्क 1 फ्रॉम %C टू %C, कॉमा, हमें मूवमेंट कहाँ से कराना है? फ्रॉम टावर से मूव कराना है 2 टावर तक। ठीक है, इसमें %C यहाँ पे क्यों यूज़ किया? यहाँ पे %C इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम यहाँ पे फ्रॉम जो कि अपना एक कैरेक्टर है वो यूज़ कर रहे हैं। कैरेक्टर के लिए हमें स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करना होता है? C। ठीक है, अगर यूज़र ने सिर्फ एक ही रिंग दिया था तो हम उसको मूव कराएंगे और हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखेंगे, रिटर्न। ठीक है, ये हमारा इफ़ का स्टेटमेंट हो गया। अब देखो, इफ़ के अंदर हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट है, इस कारण से हम यहाँ पे इफ़ की बॉडी को भी लिखेंगे। इफ़ की बॉडी में ओपनिंग ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया। ये हमारा इफ़ की बॉडी कंप्लीट हो गई। अगर यूज़र ने हमें एक से ज़्यादा रिंग दिया है तो उस केस में ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उस केस में फिर हम क्या करेंगे? अपने टावर ऑफ हैनोई नाम के फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा? फंक्शन का नाम टावर, और इसमें जो फर्स्ट रिकर्सिव कॉल होता है वो हम सबको पता है। उसमें हमें क्या करना होता है? स्टार्टिंग के n-1 रिंग्स को मूव कराना होता है। तो हम लिखेंगे n-1, और मूवमेंट कैसे होगा? हम मूव करवाएंगे n-1 रिंग्स को बिगनिंग टावर से, यानी हमारे केस में फ्रॉम टावर से। कहाँ की ओर मूव करवाएंगे? हम मूव करवाएंगे अपने ऑक्सिलरी टावर पे। तो हम यहाँ लिखें ऑक्सिलरी टावर। रिमेनिंग टावर जो बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हमारा मूवमेंट कैसे हो रहा है? फ्रॉम से मूवमेंट हो रहा है ऑक्सिलरी की ओर, और ये वाला टावर अभी एज ए इंटरमीडिएट काम करेगा। यहाँ पे हम लगाएंगे सेमीकोलन। अब जब ये रिकर्सिव कंप्लीट हो जाएगा तो फिर स्टार्टिंग वाले टावर में सिर्फ एक ही रिंग बचा है, हम उस रिंग को मूव करवा देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंटफ मूव डिस्क फ्रॉम %C टू %C, और कहाँ से मूवमेंट होगा?
बिगनिंग टावर से, जो कि हमारा फ्रॉम है, एंड टावर की ओर। एंड टावर को हमने 2 नाम दिया, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिख देते हैं, एक सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक फिर से रिकर्सिव कॉल करना होगा। रिकर्सिव कॉल इस बार क्यों करेंगे हम, रिकर्सिव कॉल इसलिए करेंगे क्योंकि पहले रिकर्सिव कॉल में हमने n-1 रिंग्स को ऑक्सिलरी वाले में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब हमें करना है ऑक्सिलरी वाले से लास्ट वाले रिंग की ओर ट्रांसफ़र, ठीक है। तो हम फिर से टावर ऑफ एनओई फंक्शन को लिखने वाले हैं। टावर n-1 रिंग्स को हमें मूव कराना है। इस बार मूवमेंट कहाँ से होगा, ऑक्सिलरी से कहाँ की ओर, एंड की ओर। एंड टावर का नाम है 2, जो बच गया उसको हम लोग बीच में लिख देते हैं फ्रॉम टावर की ओर, ठीक है, सेमीकोलन। इसके बाद हमें यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। इस लाइन को ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो ये लिख सकते हैं %d, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन से रिंग को हम मूव करा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमने %d लगाया है तो हमें यहाँ पे उस नंबर को भी लिखना होगा। यहाँ हमने लगा दिया n, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी मेन की बॉडी पे, लिखेंगे इंट मेन, और मेन की बॉडी स्टार्ट किया। मेन की बॉडी के अंदर हमें क्या करना होगा, कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होगा, जैसे नंबर ऑफ रिंग्स के लिए एक n, और 3 टावर्स हैं हमारे पास तो उनको भी। तो हम लिखेंगे इंट n, और इसको स्टार्ट कर देते हैं मान लो 3 से। ये हमारा n क्या है यहाँ पे, ये हमारे हैं नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है। उसके अलावा हमें यहाँ पे अपने टावर्स के नाम भी देने हैं। तो टावर्स के नाम हम लोग कैरेक्टर में देंगे। 3 टावर्स हैं, A, B, C, ठीक है। ये क्या है, नेम ऑफ टावर्स, ठीक है। जहाँ पे A जो है बिगनिंग टावर है, B जो है वो ऑक्सिलरी टावर है, और C जो है वो डेस्टिनेशन टावर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करना है। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन का नाम टावर, और उसके बाद उसके सारे पैरामीटर्स को पास कर दें। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, पहले नंबर ऑफ रिंग्स, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा A, उसके बाद हमें लिखना होगा B, और हमें लिखना होगा C। हमारा स्टार्टिंग टावर है A और डेस्टिनेशन टावर है C, ठीक है। हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, और लास्टली हमें लिखना है रिटर्न 0, ठीक है। हमारा ये प्रोग्राम लगभग तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, इस प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा। कोड ब्लॉक में जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हम उसको लिखते हैं बिल्ड करना। आपको यहाँ पे ये आइकन दिख रही होगी, इस आइकन पे आप क्लिक करो तो ये प्रोग्राम बिल्ड होने के लिए तैयार हो जाएगा। हम इसे अपने ड्राइव में कहीं स्टोर करेंगे। जैसे मैंने प्रोजेक्ट नाम का एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर हमें इसे स्टोर करना है। इसको नाम एक दे दो, tower.c से सेव कर देते हैं इसको। अब देखो ये प्रोग्राम हमारा बिल्ड हो चुका है। यहाँ पे कुछ वार्निंग्स भी आ रहे हैं, जैसे इस लाइन पे देखो ये रेड कलर का दिख रहा है, यहाँ हमने क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं लगाया था। इसको ठीक करने के बाद हम इसको फिर से बिल्ड करेंगे, और अब देखते हैं यहाँ पे आपको मैं ये ऊपर करके दिखा दूँ। यहाँ पे हमें 0 एरर 0 वार्निंग दे रहा है, यानी हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। हम इस प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पे आओ, इस ग्रीन कलर के बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया है। फिलहाल ये आउटपुट जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम एक ही लाइन पे आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में एक \n लगा देते हैं। एक \n हमने यहाँ लगा दिया, और एक \n हमने यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट ही प्रिंट हो रही है तो हमें \n लगाना होगा। हम इस प्रोग्राम को फिर से बिल्ड करते हैं और दोबारा रन करते हैं। तो आपको देखो यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ अभी भी गड़बड़ आ रहा है। डिस्क का नाम तो आ रहा है 121321, लेकिन हमें इसमें अपने के नाम शो नहीं हो रहे। वो क्यों हो रहे होंगे, यहाँ पे हमने इसको सिंगल कोट में करना होगा, क्योंकि हम कैरेक्टर पास कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रोग्राम को फिर से बिल्ड करो और अब रन कराओ।
तो अब देखो हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। सबसे पहला मूवमेंट A to C होगा, फिर A to B, C to B, A to C, B to A, B to C और A to C। हमें ये 7 स्टेप में सॉल्व हुआ है। अब इस प्रोग्राम में आप चाहो तो और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे n=3 की जगह n=4 के लिए हम सॉल्व करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिर से इसको बिल्ड करना होगा और रन करना होगा। तो ये देखो हमारे ये आउटपुट आ चुके हैं। हमें मालूम है 4 रिंग्स के लिए हमें टोटल 15 स्टेप्स लगते हैं, वो ये 15 स्टेप्स रहे। यहाँ पे आप और क्या कर सकते हो, इस n की वैल्यू आप यूज़र से भी दिलवा सकते हो। जैसे उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको हटाया, यहाँ एक printf स्टेटमेंट लगा सकते हैं। printf स्टेटमेंट क्या होगा, एक मैसेज यूज़र को देंगे, इंटर टोटल नंबर्स ऑफ रिंग्स। ठीक है, इस मैसेज को देने के बाद यूज़र एक वैल्यू टाइप करेगा। उस वैल्यू को हम scanf की मदद से ले सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे %d यूज़ करना होगा। और किस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, हम इसको n वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पे हमें लगाना होगा एक सेमीकोलन, और ये हो गया हमारा यूज़र से वैल्यू ले लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को फिर से बिल्ड करेंगे और इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखो यहाँ पे आउटपुट में हमें क्या दिख रहा है, इंटर टोटल नंबर ऑफ रिंग्स। हम यहाँ पे रिंग्स की वैल्यू 3 प्रेस करते हैं तो हमें ये आंसर मिला। इस प्रोग्राम को फिर से रन कराया जाए, अगर नंबर ऑफ रिंग्स हमने 4 दिया तो हमें ये आउटपुट मिला है। आप चाहो तो एक बार और रन करा सकते हो। इस प्रोग्राम को एक बार फिर से अगर रन कराते हैं हम 5 के लिए, तो हमें ये आंसर मिल रहा है। ठीक है, ये रहा हमारे आंसर। ठीक है, आप इसमें और भी चाहो तो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और मॉडिफिकेशन क्या करना है, अगर आप यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना चाहो, ठीक है, डायरेक्टली पास करना चाहो तो भी कर सकते हो। क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। इसको बिल्ड किया, रन किया, नंबर ऑफ रिंग्स 3 के लिए पास किया, तो भी आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो पास किया था तो उसको एज ए कैरेक्टर यहाँ पे दिया है। तो आप इस लाइन को नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके, थैंक यू।